हाँ तो दोस्तों, अपन बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर अपन सबसे पहले बात करें तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दूरी, डिस्टेंस। और दूसरा मैं एक और टॉपिक साथ के साथ ही ले रहा हूँ जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि कई जगह तुम ये मान लेते हैं कि दोनों एक ही होते होंगे, पर सच्चाई तो है कि दोनों वास्तव में अलग अलग होते हैं। क्या दोनों में अंतर है, इससे पहले हम एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कार है जो ए बिंदु पर खड़ी है। कोई भी वस्तु या कार जो भी, मैं इसे चलाकर बी बिंदु पर ले जाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैंने इसे चलाया 40 मीटर, तो मेरी कार कुल कितनी चली होगी? 40 मीटर चली होगी। सिंपल सी बात। मैंने बी पर भी कार को नहीं रोका होगा और मैं कार को ले गया सी बिंदु पर। सपोज कीजिए मैंने फिर चला दिया इसको 10 मीटर। मेरी कार कहाँ जाकर खड़ी होकर? सी बिंदु पर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से भी इसे चलाता हूँ और मैं ले आता हूँ इसे डी बिंदु पर। अब मेरी कार फिर कितनी चल गई होगी? सपोज कीजिए 40 मीटर। अब मैंने क्या किया, कार को इस बिंदु पर लाकर खड़ा कर लिया। तो मेरी कार रवाना कहाँ से हुई थी? यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्थल ए, और ये हो जाएगा डी, अंतिम स्थल डी। अब यहाँ से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कार रवाना कहाँ से हुई? ए बिंदु से। मैं कार को लेकर कहाँ तक गया? डी बिंदु तक। मैंने कुल कार कितनी चलाई? तो 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, मतलब 40, 40, 80 और 10, 90। यदि मैं शॉर्टकट जाता तो मेरा शायद शॉर्टकट यही हो सकता था, और ये शॉर्टकट कितना आता? तो ये शॉर्टकट आता 10 मीटर। अब यहाँ से अपन बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझना, किसी पिंड के द्वारा निश्चित समय अंतराल में कितनी दूरी तय की गई वह हमेशा दूरी कहलाएगी। तो एक बात बताओ, मैं सीधा सीधा अगर इसका आंसर दूं कि ए बिंदु से चीज़ रवाना हुई, किसी निश्चित समय अंतराल में उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप समझ सकते हैं 40, 10, 50 और 40, 90। तो दूरी में अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो सीधा सीधा आंसर लगा दीजिएगा 90 मीटर। यही चीज़ मैं अगर विस्थापन के बारे में कहूँ तो मैं किस तरीके से कहूँगा कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी वह कहलाएगी आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो अपन बात करें कि प्रारंभिक स्थल ये है और अंतिम स्थल ये है, तो दोनों के बीच की शॉर्टकट दूरी ही विस्थापन कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आएगी। थोड़ी सी बात और करें, मात्रक की बात पहले कर लेते हैं ताकि ये पता रहे कि हम मीटर क्यों ले रहे हैं। तो अपन मात्रक इसका बोल सकते हैं मीटर, और मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा? तो अपन बोल सकते हैं मात्रक इसका भी हो जाएगा मीटर। थोड़ा सा आगे और बात करें, छोटा मात्रक भी ले सकते थे आप मीटर की जगह, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अगर जगह कम है तो ज़्यादा बड़ी है तो आप किलोमीटर भी ले सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा आगे और चले, विमा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी विमा, अब इसकी विमा में देखना, विमा में 3 चीज़ें लिखी जाती है, एम, एल और टी। क्या इसका कोई मास है, द्रव्यमान है? तो नहीं है। तो एम क्या हो जाएगा? 0। टी में हम क्या लिख सकते हैं? तो टी भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो टी भी हम क्या लिख देंगे? 0। लंबाई में हमारे पास एल, लेंथ मीटर, इसलिए इसको लिख देंगे एल। तो क्या हो जाएगा? m0, l1, t0। तो इसकी भी क्या हो जाएगी विमा? तो दोनों की विमा भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब बात करें थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की। यहाँ तक हमने बात की कि किसी पिंड के द्वारा निश्चित समय अंतराल में कुल कितनी दूरी तय की गई वह तो कहलाएगी दूरी, और किसी पिंड के द्वारा प्रारंभिक स्थल और न्यूनतम स्थल के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह कहलाएगा विस्थापन। ये हमने कहने की कोशिश की।
तीसरी चीज़ में थोड़ा सा इसके आगे और चलूँ तो हम ये कह सकते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्यों होती है धनात्मक? तो सही बात है, कार या पिंड जितना चलता जाएगा उतनी ही जुड़ती ही चली जाएगी, और अगर वो जुड़ती ही चली जाएगी तो वो धनात्मक होगी, मतलब वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन बात करें विस्थापन की, तो याद रखना विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है या ऋणात्मक, तीनों हो सकता है। ये भी हम क्लियर करेंगे। हमने कहा कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो दूरी धनात्मक इसलिए होती है क्योंकि कार जितनी भी चलती जाएगी तो वो इसी में जुड़ती चली जाएगी, इसलिए दूरी तो धनात्मक होनी ही है। अगर कार घूमकर वापस अपने स्थान पर भी आ जाती तो भी हम ये तो कहते कि चली तो है कार, इसलिए उसने दूरी तो तय की, इसलिए आंसर इसका तो क्या होगा? धनात्मक। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन, मान लीजिए कार बिंदु ए से रवाना हुई, डी बिंदु पर आ गई, यहाँ तक भी आंसर कितना आ रहा है? 10, इसलिए आंसर होगा धनात्मक। लेकिन अगर ये कार घूम करके वापस इसी ए बिंदु पर आ जाती तो विस्थापन कितना होता? 0। और कहीं न कहीं ऐसा भी माना गया है, अगर इस बिंदु से ये इधर निकल जाता, मतलब डी से भी थोड़ा आगे और बढ़ जाता, तो उस परिस्थिति में आपको ये क्या मानना पड़ता? ऋणात्मक। इसलिए हम कह सकते हैं कि विस्थापन धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ तक की बात हमने की। थोड़ा सा आगे और चलें। अब मैं कह रहा हूँ कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती, कहीं पर भी होकर जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये ए बिंदु होता, ये बी बिंदु होता और ये सी बिंदु होता, तो कंडीशन ये बनती है कि सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 3 मीटर है, तो समस्या ये आती है कि दूरी अदिश राशि मैंने क्यों बोला? जरूरी नहीं है ए से सी तक जाने के लिए वो इस रास्ते पर होकर भी जा सकता था, लेकिन वो चाहता तो इस रास्ते पर होकर भी जा सकता था, वो किसी भी रास्ते पर होकर जा सकता था। यह भी हो सकता था कि वह इधर होकर जाए, ये भी हो सकता था कि इधर कहीं होकर वह चला जाए। इसका मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती। मैं कह सकता हूँ अदिश का मतलब दिशा रहित, मतलब जिसकी कोई दिशा न हो वो क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। लेकिन बात करें विस्थापन, तो मैं कह सकता हूं कि विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब ये सदिश क्यों है? तो इसमें देखें दिशा सहित, दिशा सहित, दिशा सहित क्यों बोल रहा हूं? अगर यही फोटो होता तो मैं कहता कि ये दूरी हो सकती है, ये भी दूरी हो सकती है, ये भी दूरी हो सकती है और कुछ हद तक ये भी दूरी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन में कंडीशन देखना कि विस्थापन केवल और केवल आपने कहा है कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी पिंड के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो न्यूनतम दूरी तो यही है, इसके अलावा और कोई न्यूनतम दूरी नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये विस्थापन कहलाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक सदिश राशि है जिसमें दिशा फिक्स है कि इसी दिशा से आपको जाना होगा। यहाँ तक की बात भी हमने की। अब इसमें कंडीशंस में क्वेश्चन कैसे कैसे आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वह भी आप देखें। मान लीजिए उसने कहा बिंदु ए व बी के मध्य दूरी व विस्थापन होगा। कंडीशंस देखें इसकी
कि बिंदु ए व बी के बीच दूरी व विस्थापन होगा और कंडीशन ये कह रहा है कि ये ए है और ये बी है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर है, इस कंडीशन में आप देखें दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँ दूरी, तो दूरी कितनी आएगी 40 मीटर और विस्थापन कितना आएगा, तो विस्थापन भी आएगा 40 मीटर। और अगर दूरी और विस्थापन दोनों 40 मीटर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ हम एक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, एक चीज़ आसानी से कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन। न्यूनतम दूरी क्या भी हो सकती है, विस्थापन भी हो सकती है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि दूरी तो लंबा चौड़ा चलेंगे तो निकल कर आएगी, विस्थापन शॉर्टकट निकल कर आएगा, तो दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन दोनों बराबर इस कंडीशन में हो सकते हैं कि जब उसके पास और कोई शॉर्टकट विकल्प हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए को बी से जाना है तो इसी रास्ते से, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, इसलिए दूरी भी 40 और विस्थापन भी 40। इसलिए हमने कहा कि न्यूनतम दूरी ही विस्थापन हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने ये क्लियर कर लिया कि इसकी न्यूनतम दूरी कितनी आई 40 मीटर और इसका विस्थापन भी कितना आया, तो 40 मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन आप देखें, इसने क्वेश्चन किया बिंदु ए व सी के मध्य दूरी व विस्थापन होगा। क्वेश्चन ऐसा है। अब मान लीजिए ए है ये बी और ये सी। ये कह रहा है कि ये 4 मीटर, ये कह रहा है ये 3 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें दूरी और विस्थापन कितना होगा, तो सबसे पहले अपन देखें दूरी कितनी होगी, तो 4 + 3 = 7 मीटर होगी। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन तो आपने कहा कि शॉर्टकट निकाला जाता है और शॉर्टकट तो शायद इसका यही होगा। और जब यही होगा तो ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 16 और 9 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन 5 मीटर होगा। ये होगा ना 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 और 25 का कितना निकल के आ जाता है 5, तो विस्थापन कितना हुआ 5। अब इस कंडीशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ से 2 बातें फिर से निकल कर आ रही हैं। वो देखें, थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, थोड़ी देर पहले ये हो रहा था कि हमने ये कहा कि न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन होता है, ये हमने कहा। नंबर 1, हम थोड़ा सा अगर उसी बात को थोड़ी देर पहले जो कही उसी को दोबारा कहें तो ये भी कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी कितनी आई थी 40 और विस्थापन कितना आया था 40। तो हम ये भी कह सकते हैं सेकंड कि दूरी बटे विस्थापन का मान 1 हो सकता है। रीजन क्योंकि न्यूनतम दूरी भी 40 थी और विस्थापन भी 40 था, इसलिए दूरी बटे विस्थापन 40/40 का मान 1 भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, थर्ड दूरी बटे विस्थापन का मान 1 से ज़्यादा होता है। रीजन आप अभी देखें, दूरी कितनी आई 7 मीटर, विस्थापन कितना आया 5 मीटर। अब 7 में अगर 5 का भाग देंगे तो 1 से तो ज़्यादा बाहर ही जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूरी बटे विस्थापन का मान 1 से
ज़्यादा ही होगा। लेकिन कंडीशन नंबर 4 हम ये भी कह सकते हैं, दूरी बटे विस्थापन का मान या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। और अभी आपने एनटीपीसी और ग्रुप डी देखी होगी जिसमें यही कंडीशन पूछी गई थी, क्या ये कथन सत्य हैं तो ये कथन सत्य हैं, क्या ये कथन सत्य हैं तो ये कथन भी सत्य हैं, क्या ये कथन सत्य हैं तो ये कथन भी सत्य हैं, और क्या ये कथन सत्य हैं तो ये कथन भी सत्य ही होगा। इसमें अगर किसी को कोई ठीक, अब इसका एक और सवाल हम साथ के साथ ही देख लेते हैं कि एक खिलौना कार चौदह मीटर त्रिज्या वाले गोले पर 2.5 चक्कर लगाती है, तो दूरी और विस्थापन क्रमशः होगा। इस क्वेश्चन को देखें, अभी भी थोड़ी दिनों पहले ये एनटीपीसी में पूछा गया था, इससे पहले ये ग्रुप डी में पूछा गया। इसको समझते हैं। एक खिलौना कार, पहली चीज तो ये एक गोला है, तो ये रहा गोला। दूसरी चीज हमसे ये भी कहा गया कि इसकी त्रिज्या 14 मीटर है। चलो यहां से लेके यहां तक 14 मीटर भी मान लेते हैं। अब ये हमसे दो चीजें पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है ये दूरी और दूसरा पूछ रहा है ये विस्थापन। एक चीज और क्लियर कर लें कि मान लीजिए ये ए बिंदु होगा। अब ए बिंदु से अगर इसने 2.5 चक्कर पूरे किए होंगे तो कहीं ना कहीं बात को समझने की कोशिश करना कि पहले चक्कर में तो ये यहाँ से वापस घूमकर वापस यहीं आया होगा 1 चक्कर, दूसरे चक्कर में भी यहीं आया होगा दूसरा चक्कर, और तीसरे चक्कर में आधा चक्कर यहाँ आके हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसे मान लेता हूँ बी बिंदु। अगर ऐसा हो रहा है, अब इसके क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको दूरी और विस्थापन निकालेंगे कैसे, तो समझना बात को। दूरी और विस्थापन में मैं ये कहूँ कि दूरी बराबर 2πr। अब अगर 2πr है तो सिंपल सी बात है, कितने का, 2.5 का। अब अगर 2.5 का 2πr है तो 2π बोले तो 22/7 इंटू आर बोले तो 14 इंटू 2.5 चक्कर बोले तो 5/2। आप देखें इस 2 से शायद ये 2 कट जाता होगा, इससे ये 2 बार कट जाता होगा, तो 10 और लगभग आ गया 220 मीटर। ये तो इसका निकल कर आ गया दूरी। बात करें विस्थापन की कि इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो एक बात बताओ, 2.5 चक्कर में हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि यहाँ से रवाना हुआ 1 चक्कर, दूसरा चक्कर, और 2.5 चक्कर में यहाँ आके पहुँचा। अब अगर यहाँ आके पहुँचा तो सीधा सा इसका रास्ता यही बना होगा। अब अगर ये इसका रास्ता बना होगा तो अगर इसकी त्रिज्या 14 थी तो 14 से डबल सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 28 मीटर। इस तरीके से इसका ये क्या निकल कर आ जाता है, दूरी और विस्थापन। अब अपन इसको थोड़ा सा आगे सारे मीटर को दोबारा देखते हैं। अब इसको अगर हम दोबारा देखते हैं तो हमने क्या क्या कहा। पहली चीज हमने कहा न्यूनतम दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। हमने कहा कि न्यूनतम दूरी 40 थी और विस्थापन भी 40 था, इसलिए दोनों बराबर हो सकते हैं।
दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि दूरी बटे विस्थापन का मान 1 के बराबर हो सकता है। अगर दूरी 40 है, विस्थापन 40 है, तो 40 में 40 का भाग देने के बाद डेफिनेट 1 ही आना है। तीसरी कंडीशन अभी हमने जस्ट अभी देखी, दूरी कितनी आई हमारे पास 220 मीटर, विस्थापन कितना आया लगभग 14 दूनी 28, जो भी आ रहा हो, कितना आ रहा था 28। अब अगर 28 अपने पास आ रहा है तो दूरी ज़्यादा है, विस्थापन कम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूरी बटे विस्थापन का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। और इन तीनों कंडीशनों से अगर मैं चौथी कंडीशन बनाता तो शायद ये बना देता कि दूरी बटे विस्थापन का मान या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा ही होगा। अभी परीक्षाओं में ये सब कथन पूछे गए, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो ये सारे ही कथन अपनी जगह अपने आप में सही है। करते हैं चाल और वेग। थोड़ा सा इन दोनों को समझना, दोनों उन्हीं से मिलते जुलते हैं। इसके अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ से ही समझना शुरू कर दें, चाल है क्या। तो सबसे पहले मैं कहूँगा चाल बराबर होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। मतलब उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की। वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब हम आसानी से ये कह सकते हैं कि चाल किस पर निर्भर करेगी, तो आप बोल दें कि चाल दूरी पर निर्भर करेगी। वेग किस पर निर्भर करेगा, तो वेग विस्थापन पर निर्भर करेगा। जैसा दूरी में हुआ होगा वैसा सब कुछ चाल में होगा, और जैसा विस्थापन में हुआ होगा वैसा सारा का सारा ही वेग में होगा। इससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ दोस्तों, इतनी भी ज़्यादा डरावनी फिजिक्स नहीं है जितना इसका डर कर रखा है, लेकिन हाँ परीक्षाओं में अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड कुछ सवाल क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हैं वो भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, वो सब हम बीच बीच में देखते रहेंगे। एंड में इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा। सुनिएगा, मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। बात करें मात्रक। अब मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर बटे समय का हो जाएगा सेकंड। तो कहीं न कहीं हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, मीटर बटे सेकंड को मीटर बटे सेकंड। हाँ, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर बटे सेकंड। एक काम और कर लें, इसे थोड़ा ऊपर ले चलें, तो मीटर सेकंड को ऊपर ले जाते ही नीचे प्लस का है तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड नीचे का ही का था, प्लस का तो ऊपर जाते ही किसका हो जाएगा माइनस का, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक चीज़ और देखें, इसका विमा भी साथ के साथ देख लेते हैं। विमा की बात करें तो हमने कहा मीटर सेकंड यूनिवर्स, और इसमें भी हमने लिख दिया मीटर, ये इसका मात्रा। अब बात कर लें विमा। अब विमा अगर निकालने की बारी आती है, इसकी विमा निकालने की बारी आती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समझना बात को। L M T, ये तो हम लिख ही देंगे L M T। सबसे पहले बात करें L क्या है लंबाई है, M क्या है मास है, T क्या है टाइम है। या हम इसको ज़्यादा बेटर है पहले की तरह ही लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। M L T, M L T क्या मास है,
नहीं है, मास है नहीं है, लंबाई मीटर 1 1, t -1 -1, ये इसकी विमा निकल कर आ जाएगी। अब हमने थोड़ी देर पहले जैसा दूरी और विस्थापन में कहा वैसा का वैसा ही हम चाल और वेग में कहना चाह रहे हैं। हमने कहा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं यहाँ कहूँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो मैं कह सकता हूँ चाल हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ हमने कहा वेग में वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और हमने थोड़ी देर पहले विस्थापन में क्या कहा था कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो यहाँ भी क्या कह सकता हूँ कि वेग धनात्मक या शून्य या ऋणात्मक तीनों हो सकता है। एक चीज़ और क्लियर कर लें साथ के साथ ही, हमने ये भी कहा कि दूरी एक अदिश राशि है। तो एक बात देखें आप, दूरी किसके सूत्र में आ रही है? चाल के में। तो हम क्या कह सकते हैं? चाल एक अदिश राशि है। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं? विस्थापन एक सदिश राशि थी, तो वेग एक सदिश राशि है। साथ के साथ अब आगे की बातें करें, जस्ट उसमें जैसा कहा हमने उसमें भी ऐसा का ऐसा ही हम कह लेते हैं। समझना आप बात। हमने कहा, वहाँ कहा हमने कि दूरी बटे विस्थापन का मान 1 हो सकता था। दूसरा हमने कहा दूरी बटे कि दूरी बटे विस्थापन का मान 1 से ज़्यादा हो सकता था। और तीसरा हमने कहा दूरी बटे विस्थापन का मान या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। यहाँ हम तीनों बातों को किस तरीके से लिख सकते हैं? दूरी की जगह थोड़ी देर पहले हमने कहा दूरी किसके सूत्र में आ रही है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल के सूत्र में आ रही है, तो इसकी जगह तो क्या लिख दूँ? चाल। विस्थापन की जगह क्या लिख दूँ? वेग। तो चाल बटे वेग का मान 1 हो सकता है। ये कथन इससे सिद्ध हो रहा है। तो इसमें भी क्या लिख सकता हूँ? चाल बटे वेग का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। और तीसरा हम कह सकते हैं चाल बटे वेग का मान या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। ये हमारे चारों टॉपिक दूरी, विस्थापन, चाल और वेग कंप्लीट है। न्यूमेरिकल की बात आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे और देखें। अब बात आती है त्वरण। होता क्या है? तो हम कहें वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब अगर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं? वेग में परिवर्तन की दर बोले तो समय को ही हम क्या कहते हैं?
त्वरण कहते हैं। तो बात को समझना, मैं क्या लिख सकता हूँ, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो त्वरण त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो मैं इसको कैसे लिखूं, तो समझना बात को। त्वरण वेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि मेरी कार को 5 की रफ्तार से 20 की रफ्तार पर या 50 की रफ्तार पर जाने में जो समय लगा वही त्वरण कहलाएगा। तो सुनना मेरी बात को, मेरी कार का मान लीजिए अंतिम वेग है 80। तो अंतिम वेग कितना हुआ, अंतिम वेग 80 माइनस प्रारंभिक वेग है 5 से रवाना हुई थी प्रारंभिक वेग। तो मैं 80 में से 5 घटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वेग में परिवर्तन निकल के आ जाएगा। अब मेरी कार को 5 की रफ्तार से 80 की रफ्तार पे जाने में जो समय लगा उसका इसमें क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। तो हम लिख सकते हैं त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसको मैं कहीं न कहीं ऐसे भी लिख सकता हूँ, त्वरण को ए से प्रकट करते हैं, अंतिम वेग को v से प्रकट करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से प्रकट करते हैं और समय को t से प्रकट करते हैं। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। मात्रक, हमने कहा मात्रक कैसे निकाले, तो वेग में परिवर्तन की दर बटे परिवर्तन में लगा समय। तो वेग का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड बटे परिवर्तन में लगा समय, इसलिए सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, मीटर सेकंड को ऊपर ले चलो s माइनस 2। तो विमा क्या हो जाएगी, विमा m l t, m नहीं है l a t माइनस 2, तो विमा क्या हो जाएगी m0 l1 t माइनस 2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक कंडीशन और आ जाती है, वह कंडीशन हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए वेग ऋणात्मक हो जाए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर समय के साथ वेग में कमी हो जाए, समय के साथ वेग में कमी हो जाए, तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। और जब त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो याद रखना, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। और रही बात इसके मात्रक भी वही होंगे जो त्वरण के होते हैं, और इसकी विमा भी वही होगी जो त्वरण की ही होती है। याद रखना, इसके मात्रक के सामने माइनस का चिन्ह मत लगाना, क्योंकि मात्रक कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसने क्वेश्चन किया, त्वरण होता है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी दोनों, डी दोनों नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा दोनों। क्यों? क्योंकि धनात्मक तो होता ही है, तभी तो हम उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और हमने कहा ऋणात्मक भी होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। पर ऋणात्मक होता तो है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा इसका दोनों। एक और क्वेश्चन इसका साथ के साथ देखें। इसने क्वेश्चन आगे पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा मैं, पर फिर भी यहाँ क्लियर करें। न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT की उत्पत्ति हुई है। आप आंसर दे देना त्वरण से। कैसे हुई है तो ध्यान दें, आपने क्या कहा a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। इस t को यहाँ ले चलो तो क्या हो जाएगा AT बराबर v माइनस यू, तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस AT। और यही तो न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण थी। तो उत्पत्ति किससे हुई इसकी, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति त्वरण से हुई है। क्लियर मैटर। अब थोड़ी सी अपन बात करें, त्वरण के बाद बात आती है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो बात करें गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी क्या कहती है, गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है, तो समझने की कोशिश करना। मैंने कहा मेरे पास दो पिंड हैं, ये एक पिंड और ये दूसरा पिंड। मैं कह रहा हूँ इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और मैं साथ के साथ ये भी कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी r है। अब गुरुत्वाकर्षण कहता है कि ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो समस्या ये नहीं है कि आकर्षित कर रहे हैं, समस्या ये है कि अगर ये आकर्षित कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे से मिल जाना चाहिए था। तब कंडीशन क्या क्या बनती है। नंबर 1, इसके ऊपर बल लगाया जाएगा, इसका मतलब ये बल लगाएगा m2 के ऊपर, m2 बल लगाएगा m1 के ऊपर। तब मैं क्या कह रहा हूँ, लगाया गया बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि लगाया गया बल F इज प्रोपोर्शनल दोनों पिंडों के, लगाया गया बल, कौन लगाया बल, F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए मैंने लिख दिया F इज प्रोपोर्शनल m1 m2। बात करें इसको थोड़ा सा आगे और ले जाने की, तो हम कहें लगाया गया बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, F इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, लगाया गया बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने दो कॉन्सेप्ट इसके लिख दिए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं क्या कहूँ, समीकरण इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 दोनों को मिला दें तो क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 ऊपर चला जाएगा और r का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या है, तो F क्या है, बल m1 व m2 क्या है, द्रव्यमान, दोनों पिंडों का द्रव्यमान। r क्या है, बीच की दूरी।
डिस्टेंस नॉट रेडियस। ध्यान दें, अब इसमें अपने समझ में ये नहीं आ रहा कि ये क्या है, तब मैं क्या लिख रहा हूँ इसको तो समझना मेरी बात को। F बराबर, इसको हटाकर मैंने लिख दिया G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F पता है, m1 m2 पता है और r बीच की दूरी भी पता है। अब समस्या आती है कि ये G है क्या। ये G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और परीक्षा में कई बार पूछा गया है जी का मान कितना होता है। तो याद रखना इस जी का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और ये भी साथ के साथ याद रखें, यह मान सभी जगह यही रहता है, मतलब बदलता नहीं है, एक समान रहता है। अब अपन इसके बाद की बात करें कि ये तो किसका मान था, कैपिटल जी का। अब हम जिसे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वह है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल जी। और इस जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और याद रखना ये मान इसका कहाँ पर है, तो ये मान है इसका पृथ्वी पर। और याद रखना यह मान सभी जगह अलग अलग होता है। अब सभी जगह अलग अलग होता है तो पृथ्वी पर कितना है, इतना। तो इसने हमसे पूछा कि अगर पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा, तो याद रखना पृथ्वी पर जी का मान जितना होगा उसमें 6 का भाग लगा दें तो किसका निकल कर आ जाएगा, चंद्रमा का निकल कर आ जाएगा। इसमें एक सिस्टम और लागू हो जाता है, वो भी मैं साथ के साथ यहीं बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट और क्लियर करें। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी की घूर्णन गति व्युत्क्रमानुपाती होती है जी के। मतलब मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अब इसे आप समझे, अभी जी का मान कितना है, 9.8। बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन घटने की एक लिमिट है, 0 से कम तो क्या हो जाएगा। तब परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि 0 कब होगा, तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि घूर्णन गति व्युत्क्रमानुपाती होती है जी के। इसका मतलब यह हुआ कि घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा और घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। इसका एक प्रश्न बिल्कुल रेडीमेड पूछा गया, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सुन लें। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल की 17 गुनी, याद रखना 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो
भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। इसने एक प्रश्न पूछा है आपसे 2-4 बार आ गया ये, कि पृथ्वी को पृथ्वी को कितनी चाल से घुमाया जाए कि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाए। तो याद रखना वर्तमान चाल की 17 गुना अधिक चाल से घुमाने पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, पर पहले यहाँ थोड़ा सा और देखें। अब मैं इसका एक और प्रश्न की ओर आपको ले जा रहा हूँ। ये रही पृथ्वी। हम बात करें कि इसके बीचों बीच में जो रेखा है, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, बोले तो भूमध्य रेखा। थोड़ा ऊपर और देखें, यहाँ है 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, बोले तो कर्क रेखा। यहाँ एक और है 23.5 डिग्री साउथ रेखा, बोले तो मकर रेखा। एक और अपन खींच लेते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री साउथ रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और एक और अपन लास्ट में देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और ये दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ये मैंने एक पृथ्वी ऐसी इसमें समझने की कोशिश की। इसके साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ, ताकि अपने को बाद में ये देखना रहे, समझने की कोशिश करना। अब मैं कह रहा हूँ, अगर ये लाइन बड़ी होगी तो जी का मान कम होगा, और लाइन छोटी होगी तो जी का मान ज़्यादा होगा। फिर से सुने, लाइन बड़ी होगी तो जी का मान कम होगा, और लाइन छोटी होगी तो जी का मान ज़्यादा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनना, जी का मान तो सबसे छोटी लाइन कहाँ पर है, तो सबसे छोटी लाइन ध्रुवों पर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पर। उससे कम 66.5 पर। नॉर्थ और साउथ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों पर बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों लाइनें बराबर है। उससे कम कर्क पे, जितना कर्क पे होगा उतना ही मकर पर होगा, क्योंकि दोनों 23.5 है। और इससे कम भूमध्य रेखा पर। तो हम कह सकते हैं, हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, जी बराबर मैक्सिमम, और जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं जी बराबर मिनिमम। ये हमने कहा। पर मैं इसमें एक चीज़ और साथ के साथ क्लियर करना चाहूँगा। सपोज कीजिए अगर वह ऐसा कर लेता है कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है, तो केंद्र पर जी का मान कितना होगा, तो याद रखना इससे भी कम केंद्र पर होगा, जो कि कितना होगा, तो जी बराबर 0 होगा। तो याद रखना सही क्रम में जमाने का एक सीधा सा तरीका, लाइन बड़ी होगी तो जी का मान कम होगा, लाइन छोटी होगी तो जी का मान ज़्यादा होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हो तो बाद में बता देना। आगे देखिए, इसने प्रश्न क्या पूछा, इसने प्रश्न पूछा कि जी का मान सर्वाधिक होगा ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी ध्रुव पर, और डी भूमध्य रेखा पर। तो मैंने कहा जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, तो जहां
जहाँ लाइन सबसे छोटी होगी तो सबसे छोटी लाइन कहाँ पर थी, ध्रुवों पर, इसलिए ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन प्रश्न ये है, जी का मान सर्वाधिक होगा और ऑप्शन ये हैं, ए 5 डिग्री पर, बी 25 डिग्री पर, सी 55 डिग्री पर और डी 75 डिग्री पर। इस कंडीशन में हम आंसर कैसे देंगे, तो सीधा सा याद रख लीजिएगा। सबसे पहले हम एक पृथ्वी बना लें और अगर हम इसमें लाइन खींचें तो हमारी लाइन यही होगी, 0 डिग्री, थोड़ा ऊपर गए होंगे 5 डिग्री, थोड़ा ऊपर और गए होंगे 25 डिग्री, थोड़ा ऊपर और गए होंगे 55 डिग्री और थोड़ा ऊपर और गए होंगे तो 75 डिग्री। अब आप खुद देख लें कि सबसे छोटी लाइन कहाँ पर है, तो सबसे छोटी लाइन 75 डिग्री पर है, तो सबसे ज़्यादा जी का मान भी 75 डिग्री पर ही होगा। हाँ, 75 ऑप्शन में नहीं होता तो 55, 55 नहीं होता तो 25, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका एक और प्रश्न पूछा गया, वो भी आप देखें। प्रश्न, 1 किलोग्राम शक्कर कहाँ खरीदूं कि ज़्यादा तुले। 4 ऑप्शन, ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी ध्रुव पर। तो याद रखना, 1 किलोग्राम शक्कर कहाँ खरीदे कि ज़्यादा तुले, तो 1 किलोग्राम आप शक्कर वहाँ खरीद लें जहाँ जी का मान सबसे कम हो, क्योंकि जी का मान सबसे कम जहाँ होगा वहाँ पलरे को कम खींचेगा और पलरे को कम खींचेगा तो शक्कर ज़्यादा चढ़ेगी। तो जी का मान सबसे कम कहाँ था, भूमध्य रेखा पर, तो सबसे ज़्यादा शक्कर भी कहाँ आएगी, भूमध्य रेखा पर। अगर मान लीजिए इसके ऑप्शन में एक केंद्र भी होता तो याद रखना केंद्र पर जी का मान 0 था और जी का मान 0 था तो पलड़ा, तराजू का पलड़ा कभी नीचे नहीं आएगा और जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक हम 1 किलो नहीं मानेंगे। मतलब वो सारी दुनिया की शक्कर भी चढ़ा देता तो भी 1 किलो नहीं होती। क्लियर दोस्तों, इसके बाद की बात अपन बाद में करते हैं।